हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन अगेन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि लॉ एंड मेडिसिन का मैं ये सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस दूंगी मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर लॉ एंड मेडिसिन सब्जेक्ट। और इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में मैं सिर्फ शॉर्ट आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर वन। ये नवंबर 2017 का है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेंट्रल एक्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो दो एक्ट बताना है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है इंडिया में, और वो सेंट्रल एक्ट है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। तो फर्स्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000। और सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। डिफाइन मैजिक रेमेडी अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954। व्हाट इज मैजिक रेमेडी अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में मैजिक रेमेडी का डेफिनेशन दिया है। एज पर द डेफिनेशन, मैजिक रेमेडी इंक्लूड्स अ talisman, mantra, kavach and any kind of charm। तो talisman, mantra, kavach and any kind of charm, ये फर्स्ट पॉइंटर है जो याद रखना है। सेकंड इज allegedly possessing miraculous powers for diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease in human beings or animals। तो इस मंत्र, इस कवच या फिर इस तालिस्मान में, इस तावीज़ में allegedly एक बोलते मिराकुलस पावर होती है जिससे आप डायग्नोसिस कर सकते हो या किसी बीमारी को ठीक कर सकते हो, या फिर बीमारी आने से खुद को प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो। ये जो बीमारियां जो हम बात कर रहे हैं ये ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है या एनिमल्स की भी हो सकती हैं। और थर्ड पॉइंटर जो हमें याद रखना है, or influencing in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals। किसी भी तरीके से अगर हमारे ऑर्गेनिक फंक्शन को इफ़ेक्ट होता है या इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कोई तावीज़ है जिससे आपको बेटर इम्यूनिटी मिलेगी, या कोई तावीज़ है जिससे आपको कोई बीमारी से बचाव मिलेगा, या कोई मंत्र है जो पढ़ेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इन्फ्लुएंस होगी। तो एनी एनी इफ़ेक्ट और एनी इन्फ्लुएंस ऑन एनी ऑर्गेनिक फंक्शन, ये जो होता है ये मैजिक रेमेडी होता है एज पर द एक्ट। Now question number 3. What is meant by res ipsa loquitur? Res ipsa loquitur, it means a thing speaks for itself. For instance, doctor's negligent act speaks for itself. In such cases, the fact of the act causing harm is so clear that the negligence of the is always presumed. It is also not possible to prove plaintiff is negligent. Hence, in such cases, plaintiff need not prove negligence of the defendant. तो res ipsa loquitur का मतलब क्या होता है? थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर डॉक्टर नेग्लिजेंट है तो उसका जो एक्ट हुआ है वो खुद के लिए ही काफ़ी है बताना कि वो नेग्लिजेंट था। इस केस में जिस जो प्लेंटिफ होता है वो प्रूफ नहीं कर सकता है कि डॉक्टर नेग्लिजेंट है, उसने ये एक्ट किया है। डॉक्टर का एक्ट खुद ही स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, खुद ही खुद से ही बताता है कि डॉक्टर का नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को कुछ इश्यू हुआ है या प्लेंटिफ को सर्विसेज ठीक से नहीं मिली है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ प्रूफ करे कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था, अगर ऐसा केस होता है। Question number 4. What is Unani system of medicine? Unani system of medicine aims at treating the mind, body and spirit. It is based on humoral theory. It has 4 humors: blood, phlegm, yellow bile and black bile। और इसकी जो डायग्नोसिस है ये पल्स के बेसिस पे की जाती है, तो डायग्नोसिस डन ऑन बेसिस ऑफ पल्स। Define human organ under the Transplantation of Human Organ Acts 1994। तो एज पर दिस एक्ट सेक्शन 2 में दिया है सब सेक्शन H, उसमें डेफिनेशन ह्यूमन ऑर्गन का दिया हुआ है।
As per the definition, any part of human body consisting of structured arrangement of tissues, if wholly removed, cannot be replicated by the body. तो अगर ऐसी कोई बॉडी का पार्ट है जो अगर रिमूव किया जाता है, जो अगर निकाला जाता है, तो वो बॉडी खुद से रिप्लेस नहीं कर सकता है. जैसे कि अगर ब्लड निकालेंगे, वो ह्यूमन ऑर्गन नहीं होता है, ब्लड बनते ही रहता है हमारी बॉडी में. लेकिन अगर पार्ट ऑफ लिवर हो गया, या फिर किडनी हो गया, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट हो गया, तो ये सब ह्यूमन ऑर्गन्स एक बार निकाल दिए तो रेप्लिकेट नहीं होते बॉडी में. दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट of structured arrangement of tissues and it cannot be replicated. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं. डिफाइन डेफिशिएंसी इन सर्विसेज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब क्या है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये जो डेफिनेशन है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में दिया है फॉर डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल any fault, imperfection, shortcoming, or inadequacy in the quality, nature, and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by a person इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज इन रिलेशन टू एनी सर्विस. तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग या इनएडिक्वेसी किस चीज़ में? इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस. जो आप सर्विसेज ले रहे हो या गुड्स ले रहे हो, उसमें जो डेफिशिएंसी, सर्विसेज ले रहे हो उसमें डेफिशिएंसी है फॉर द क्वालिटी या फिर नेचर या मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस या सभी. उसमें अगर कोई फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, शॉर्टकमिंग है, तो उसे डेफिशिएंसी कहा जाता है. और ये जो मैनर है, ये जो क्वालिटी और नेचर है उस सर्विस का, ये कौन मेंटेन करता है? एनी लॉ विच इज़ देयर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. तो एज पर लॉ आपको इस क्वालिटी, इस नेचर का आपको सर्विस देना है, तो वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस? अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? ये हमने टॉट में भी पढ़ा है, यहाँ पे लॉ एंड मेडिसिन में भी पढ़ेंगे. तो यहाँ पे यूजुअली इसे कॉन्ट्रीब्यूटरी मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज द plaintiff, that is the patient, negligence in not avoiding the consequences of the defendants, that is the doctor's negligent act. अभी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? डिफेंडेंट ने कुछ गलत किया है, बट आपका भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है उस गलत को कंप्लीट होने में है. इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर उसे ट्रीट करता है, लेकिन पेशेंट अपना हिस्ट्री या अपना करंट हैबिट्स या अपना पास्ट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री उसे नहीं बताता है, उस डॉक्टर को नहीं बताता है. अब वो बिना करेक्ट या कंप्लीट पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे वो ट्रीटमेंट शुरू करता है, और अगर उसके बेसिस पे पेशेंट को कुछ भी इशू होता है, इसमें पेशेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है. अब यहाँ पर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज सेफ किट? ये जो सेफ लिखा है, ये एब्रीविएशन है. एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक एविडेंस. व्हाट इज अ सेफ किट? Now, Safe Kit was first developed by a police sergeant in Chicago, USA 1970 में. तो ये सबसे पहले जो बना था यूएसए में बना था बाय अ पुलिस सर्जेंट इन 1970. पहले इसे रेप किट कहा जाता था. सो वॉज फर्स्ट कॉल्ड रेप किट. नाउ इट इज़ जनरली नोन एज सेफ किट. जैसे कि मैंने कहा, सेफ का मतलब अब्रीविएशन है, तो एस फॉर सेक्शुअल, ए फॉर असॉल्ट, एफ फॉर फोरेंसिक, ई फॉर एविडेंस. सेक्शुअल असॉल्ट Forensic Evidence Kit. It provides a uniform protocol for collection of evidence in sexual assault cases. The kit consists of a package of items used by medical personnel for collecting and preserving physical evidence after a sexual assault. इंडिया में ये कब सबसे पहले लागू हुआ था? इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2017 बाय नेशनल हेल्थ कमीशन. क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं. मेंशन एनी टू मेडिकल माल प्रैक्टिसेस इन इंडिया. फर्स्ट है एग्जाम्पल अडल्ट्री और इम्प्रॉपर कंडक्ट विद द पेशेंट.
सेकंड है परफॉर्मिंग इलीगल अबॉर्शन और इलीगल ऑपरेशन फॉर विच देर इज नो मेडिकल, सर्जिकल और साइकोलॉजिकल इंडिकेशन एक्सेट्रा। माल प्रैक्टिस किसे कहते हैं? जो एक इम्प्रॉपर कंडक्ट होता है, जो कि मेडिकली रेलिवेंट नहीं है या मेडिकली एथिकल नहीं है, उसे माल प्रैक्टिस कहते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है अडल्ट्री या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट विद अ पेशेंट। सेकंड है परफॉर्मिंग इलीगल अबॉर्शन या कोई इलीगल ऑपरेशन करना जिसकी मेडिकली या सर्जिकली कोई रेलिवेंसी नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। What is sex selection under the Prenatal Diagnostic Techniques Regulation and Prevention of Misuse Act 1994? इस एक्ट के अंडर सेक्स सिलेक्शन किसे कहते हैं? तो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू अचीव अ डिजायर्ड सेक्स. It can be accomplished in several ways, both pre and post implantation of an embryo as well as at childbirth. तो सेक्स सिलेक्शन किसे कहते हैं? यूजुअली सेक्स सिलेक्शन उसे कहते हैं जहाँ पे आप बच्चा होने वाला है या आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको एक कोई स्पेसिफिक सेक्स का बच्चा चाहिए, या मोस्ट प्रॉबेबली अब अगर इंडिया की बात करते हैं तो सबको लड़का चाहिए होता है। तो अगर आप पर्पसफुली प्रेग्नेंट होने के बाद, फॉर एग्जांपल, आप पहले पहले ऐसे बहुत होता था, प्रेग्नेंट होने के बाद सोनोग्राफी होती थी, उसमें चेक करते थे कि अगर लड़की है तो दे यूज्ड टू अबॉर्ट द बेबी, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए। इसे सेक्स सिलेक्शन कहते हैं। तो दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। ये वीडियो का एंड है। इसके बाद में भी मैं आगे के क्वेश्चंस वीडियो बनाऊंगी, अदर पेपर्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मैं जितने हो सके उतने पेपर्स का पेपर सोल्यूशन डालूंगी ताकि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाए। ये जो सारे क्वेश्चन थे मोस्टली आप अगले वीडियोस में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए हैं, तो वो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं रिपीट क्वेश्चंस को भी फिर से पॉइंट्स आंसर दूंगी और उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि आप पेपर सोल्यूशन वाइज वीडियोस देख सको। और उसके बाद में मैं जितने हो सके उतने पेपर सोल्यूशंस डालूंगी। For now, that's all for today. And if you like this video, please give a thumbs up. And if there is any feedback, please comment in the comment section. Thank you guys. Bye for now.